जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 20 डेज टारगेट का सीरीज चल रहा है। 20 दिन में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। और आज के इस वीडियो में आप लोग चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। आप जिस भी का टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टाइमिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं वीडियोज़ को आगे पीछे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। सबसे पहला सवाल देखिए, जैकब बर्कहॉट की प्रसिद्ध पुस्तक का आपको नाम बतानी है। सही जवाब हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई है 1850 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तीसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई? तो 1341 में इसको रोम में राजकवि की उपाधि दी गई। पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा आपका फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। कहा गया है 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र था? सही जवाब हो जाएगा पाडवा और बोलविया का विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दांते। अगले सवाल पे आते हैं कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? सही जवाब फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरेंस की प्रसिद्ध में यहाँ पे प्रसिद्ध नहीं होगा, प्रसिद्धि होगा में किन लोगों का हाथ था? ठीक है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था आपको बतानी है। सही जवाब दांते और जोटो कलाकार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? सही जवाब हो जाएगा जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी शताब्दी जिसको अंधकार युग के नाम से जानते हैं? 5वीं से 9वीं शताब्दी को अंधकार युग के नाम में जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अफलातून के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले होम्योनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर सिसरो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? तो इब्न सीना को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। द पाइटा ऑफ डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यू टेस्टामेंट क्या है आपको बतानी है। अब ये जो न्यू टेस्टामेंट है ये हो जाएगा बाइबल का एक खंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? तो बाइबल छपी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेगरियो कैलेंडर किस पोप के द्वारा पेश किया गया था? तो ग्रेगरियो कैलेंडर जो था वो ग्रेगरी 13 के द्वारा पेश किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई? तो इसके बीच जो व्यापार की जो शुरुआत हुई वो 12वीं सदी में हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो मैकियावेली ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया? तो ये कशंद्रा फडेल ने प्रेरित किया था। इब्ने रुशद कहाँ के अरबी दार्शनिक थे? तो इब्ने रुशद जो थे वो दार्शनिक थे जर्मनी के। ऑन द डिजनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पिको डेला मिरांडोला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे। ग्योटो कौन था? तो ये एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। ठीक है, एक कलाकार था। अमेरिका की खोज कब और किसने किया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए? तो ये हो जाएगा 1492 में कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया आपको बतानी है। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो किया है किसने?
तो दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो ने। बहुत ही अच्छा सवाल है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। तो लंदन में रॉयल सोसाइटी का स्थापना सन 1660 में हुआ है। मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया? तो मार्टिन लूथर ने जो नीति का प्रचार किया वो सुधारवादी नीति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे हिस्ट्री के टॉप 30 सवाल। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं अब ज्योग्राफी की तरफ। अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि उत्तरी मैदान की नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करेगी? राइट आंसर हो जाएगा अरीय प्रतिरूप का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे कि जब सभी दिशाओं से आकर नदियां किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी केंद्रीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? अब अपवाह द्रोणी जो हम लोग कहते हैं वो नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को ही अपवाह द्रोणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे कि जल विभाजक का संबंध किस संबंधित है यानी कि किस तरह से किससे संबंध है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अलग करने वाली क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि जल संभर के क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह को कितने वर्गों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों में उद्गम क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर है पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे कि नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियां अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? तो ये करेगी आपका अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इनमें से कौन सा कथन हिमालय अपवाह के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, इन नदियों का प्रवाह बहुत छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। मायोसिन कल्प में एक विशाल नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती रही, जिसे किस नाम से जाना जाता था? और इसको हम लोग जानते थे इंडो ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ आपको एक बार पढ़नी है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको माइंड में सेटअप करना है। तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको बता ही देते हैं वीडियोज़ में, तो उसको अच्छे से दिमाग में फिट करना है। बाकी सवालों को आपको एक नज़र देख कर जाना है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर आप उसको करके आओ, छोड़ कर ना आओ। ठीक है। मालदा गैप किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी द्रोणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु नदी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। भारत में सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब हो जाएगा 3,81,289 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू हिमनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु नदी को सिंगी खंबन अथवा शेर मुख के नाम से कहाँ जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तिब्बत में। कहाँ में? तिब्बत में। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपसे याद रखना है खंबन और शेरमुख। ठीक है। सिंधु नदी के किसके समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है? तो किसके समीप करती है ये आपको बतानी है, तो गिलगित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। बाकी सभी जो है वो आपकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य के एकमात्र जिला में बहती है, उस जिला का नाम आपको बताना है। तो वो जिला हो जाएगा आपका लेह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी झेलम कहाँ से निकलती है?
अब ये जो झेलम निकलती है वो वेरीनाग झील से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झेलम नदी पाकिस्तान में झंग के निकट किस नदी से मिलती है? तो ये जो मिलती है आपका चेनाब नदी से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपका चेनाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब दो सरिताएं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। ये दोनों सरिताएं आपस में कहाँ पर मिलती है? अब ये दोनों जो मिलती हैं वो हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में, ठीक है। ऐसे ये सब सवाल आएगा नहीं, सिर्फ एक बार देख कर जाना है आपको, कि शायद भूले भटके अगर दिख गया तो उसको छोड़कर नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले पहले चेनाब नदी भारत में कितनी दूर तक बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ पे जो होता है वो रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्यास कुंड, जहाँ से सिंधु की सहायक नदी व्यास का उद्गम होता है, कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा रोहतांग दर्रे के निकट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरिके बैराज किस नदी पर बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हरिके बैराज जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सही जवाब हो जाएगा आपका राक्षस ताल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो। दूसरा सवाल है हमारा, स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो इसके जो समर्थक थे वो थे क्रोचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो इसके थे लॉस्की। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का विचारक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मैकेंजी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? अब ये जो कथन है वो GDHL कॉल का है। लिबर्टी की व्युत्पत्ति लीबर शब्द से हुई है, ये शब्द किस भाषा की है? और ये शब्द है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं इसके। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीले का। नेल्सन मंडेला किस देश के थे? नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? तो ये जो जेल में रहे वो 28 वर्षों तक जेल में रहे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, आंग सान सू की किस देश की रहने वाली है? तो ये जो रहने वाली है म्यांमार की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आंग सान सू की। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो ये JS मिल की पुस्तक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब सवाल है। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका वॉलेटियर का। किसका है? वॉलेटियर का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखा है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये भी कथन है बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर बी। सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। विधवाओं के जीवन को लेकर काशी में कौन फिल्म बनाना चाहती थी? तो दीपा मेहता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? सही जवाब हो जाएगा 1909 में। अगले सवाल पे आते हैं, प्रतिबंधित फिल्म रामायण रीटोल्ड के निर्माता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ओबरे मेनन। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कि प्रतिबंधित फिल्म द सैटानिक वर्सेज किसके द्वारा निर्मित है? सलमान रश्दी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये हो जाएगा आपका रूसो के द्वारा। मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष किसने लिया? सही जवाब हो जाएगा आपका उदारवाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, नेल्सन मंडेला कौन सा खेल पसंद करते थे? तो नेल्सन मंडेला बॉक्सिंग खेल पसंद करते थे। मत देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो मत देने का संबंध जो है राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में कि निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का आजीवन विरोध किया? सही जवाब है नेल्सन मंडेला। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन था? जवाब हो जाएगा इसका रूसो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉक ने। किसने कहा था? लॉक ने। हानि का सिद्धांत किसने दिया है? अब ये जो हानि का सिद्धांत है ये दिया है आपका जे.एस. मिल ने। किसने दिया है? जे.एस. मिल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे कि कौन सी सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो कौन सी सरकार है ऐसी? तो लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, ये कथन किसका है? तो आप लोग को पता है ये कथन है वाल्टेयर का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में ऐसे प्रश्नों की संख्या भर भर के होती है जो कि आने वाले एग्जामों में उसका कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है आपसे कि शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? ठीक है, तो ए अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए शिक्षा के बारे में आपसे पूछा, शिक्षा क्या है? ठीक है, तो शिक्षा क्या करता है? उपमार्जन क्षमता बढ़ाता है, उत्तम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करता है, जीवन में बेहतर विकल्प का चयन करने के योग्य बनाता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव पूंजी का उदाहरण है आपका, इसमें बताना है कि कौन मानव पूंजी का उदाहरण है। तो नर्स होगा, अध्यापक होगा, अभियंता होगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये सभी मानव पूंजी के क्या हैं? उदाहरण है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या आपको नाम बताना है? तो यहाँ पर मानव जो शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे कि मानव पूंजी है। मानव पूंजी क्या है आपको बतानी है। तो श्रमिक तथा उद्यमी दोनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव पूंजी में सम्मिलित होते हैं। कौन मानव पूंजी में सम्मिलित होते हैं? तो शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि एक स्वस्थ श्रम की तुलना में एक बीमार श्रम की क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए उत्पादकता कम हो जाएगी, आय भी कम हो जाएगा, आर्थिक विकास में योगदान भी कम होगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सामाजिक आयुर्विज्ञान का अर्थ क्या होगा? तो सामाजिक आयुर्विज्ञान का अर्थ आपको बताने हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता का या फिर ज्ञान का प्रसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीकाकरण क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो टीकाकरण के बारे में आपको बताना है। तो ये प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य के दौरान प्रशिक्षण से श्रम की उत्पादकता में डैश होती है। क्या होती है? तो वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला सवाल है हमारा कि भौतिक पूंजी निर्माण कैसी प्रक्रिया है? भौतिक पूंजी निर्माण जो है आपका एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मानव पूंजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मानव पूंजी अदृश्य होती है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल सेवाओं या बिक्री की जा सकती है। मानव पूंजी का स्वामी से पृथकीकरण संभव नहीं है। उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। भारत में विकसित देश बनने के साथ साथ भारत में डैश की मांग बढ़ेगी। भारत जैसे जैसे विकसित देश बनेगा तो भारत में क्या चीज़ की मांग बढ़ेगी? मानविकी और कला की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मानव विकास क्या है आपको बतानी है। तो मानव जो विकास है वो जो है एक साध्य है। क्या है? एक साध्य है। मानव पूंजी क्या है आपको बतानी है। तो मानव पूंजी क्या है? एक साधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका भारत की प्रशासकीय व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसके जो 3 स्तर है वो हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंग हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंग कौन कौन हैं? तो शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा के महत्व का सूचक क्या है? तो शिक्षा के महत्व का जो सूचक हो जाएगा वो हो जाएगा कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 33, भारत में शिक्षा का अधिकार
कानून किस वर्ष बना? तो भारत में शिक्षा का अधिकार कानून जो बना वो 2009 में बना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है, बेरोजगारी की उच्च दर किनमें पाई जाती है? तो बेरोजगारी की जो उच्च दर पाई जाती है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।